सभी मित्रों को नमस्कार, नमस्ते। स्वागत है सभी का भारतीय विजन क्लासेस में। जैसा कि सबको पता है, भारतीय विजन क्लासेस पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास सीरीज चल रही है। इसके पहले हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पर चर्चा किए। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन परंपरा पर भी हम चर्चा किए। आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण पर हम चर्चा करेंगे। इस क्लास में हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन का संपूर्ण निचोड़ सीरीज लेकर आए हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे जितने भी महत्वपूर्ण विद्वान जिन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया और नामकरण भी करने का प्रयास किया, सब पर हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। समय न गवाते हुए प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन परंपरा सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने 1839 ईस्वी में प्रारंभ की, परंतु काल विभाजन करने का कोई प्रयास नहीं किया। यानी सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन परंपरा जो प्रारंभ किए थे वो फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किए थे, परंतु उन्होंने काल विभाजन करने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके बाद यानी तासी के बाद शिव सिंह सेंगर ने, यानी गार्सा द तासी के बाद शिव सिंह सेंगर ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, परंतु उन्होंने भी काल विभाजन करने का प्रयास नहीं किया। यानी जब हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन परंपरा गार्सा द तासी से प्रारंभ हुए तो उन्होंने भी काल विभाजन करने का कोई प्रयास नहीं किया। उनके बाद दूसरे जो विद्वान आए, शिव सिंह सेंगर ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, परंतु उन्होंने भी काल विभाजन करने का कोई प्रयास नहीं किया। उनके बाद देखिए हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल विभाजन करने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल विभाजन करने का जो श्रेय जाता है वे अंग्रेज विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। ग्रियर्सन के बाद कई हिंदी विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तकें लिखी और काल विभाजन भी की, और काल विभाजन के साथ साथ नामकरण भी की, जो निम्नलिखित हैं। यहाँ फिर से समझ लीजिएगा कि गार्सा द तासी के बाद शिव सिंह सेंगर, दोनों ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे, परंतु काल विभाजन नहीं किए। जब तीसरे विद्वान, ये कैसे विद्वान थे? तो अंग्रेज विद्वान थे। तीसरे विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम काल विभाजन करने का प्रयास किया। यानी कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम काल विभाजन किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। ग्रियर्सन के बाद कई हिंदी विद्वानों ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तकें लिखी और काल विभाजन तथा नामकरण भी किए, जो निम्नलिखित हैं। परंतु सर्वप्रथम जो काल विभाजन करने का जो श्रेय जाता है वह अंग्रेज विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। अब नीचे की स्लाइड में देखते हैं कि काल विभाजन करने वाले कौन कौन है, सभी को प्रारंभ से हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन, क्योंकि सबसे पहले काल विभाजन करने का जो श्रेय है वो जॉर्ज ग्रियर्सन को है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को 11 कालखंडों में बांटा। कितने कालखंडों में? तो 11 कालखंडों में बांटा। अब एक एक करके सबको देखते हैं। पहला क्या है? तो चारण काल। समय सीमा कितना दिए? तो 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। उसके बाद दूसरा कालखंड है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। दूसरा कालखंड कितना है? तो 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। उसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा कालखंड इनका है जायसी की प्रेम कविता। क्या है? जायसी की प्रेम कविता। चौथा कालखंड है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार। क्या है? मुगल दरबार। पहला क्या है? तो चारण काल। दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा जायसी की प्रेम कविता।
चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय और पांचवा मुगल दरबार। उसके बाद छठा कालखंड इनका है तुलसीदास। छठा कालखंड क्या है? तो तुलसीदास। सातवां कालखंड क्या है? रीति काव्य। रीति काव्य में समय सीमा भी दिए हैं। कितना दिए हैं? तो 1580 ईस्वी से 1692 ईस्वी। आठवां कालखंड है तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। इसमें भी उन्होंने समय सीमा दिए हैं। कितना? 1600 से 1700 ईस्वी। उसके बाद नौवां कालखंड है 18वीं शताब्दी। क्या है? 18वीं शताब्दी। 10वां कालखंड है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। किसके शासन में? कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां कालखंड है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला कालखंड चारण काल। दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा कालखंड जायसी की प्रेम कविता। चौथा कालखंड ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा कालखंड मुगल दरबार। छठा कालखंड तुलसीदास। सातवां कालखंड रीति काव्य। आठवां कालखंड तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। नौवां कालखंड 18वीं शताब्दी। 10वां कालखंड कंपनी के शासन में। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और अंतिम यानी 11वां कालखंड क्या था? तो महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने कुल कालखंडों की जो संख्या कितने कालखंड में बांटे? तो 11 कालखंड में बांटे। और भी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जॉर्ज ग्रियर्सन की ही इतिहास ग्रंथ का एक एक महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। सबसे पहला क्या है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को 11 कालखंडों में बांटा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को 11 कालखंडों में बांटा। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभिक काल को क्या नाम दिया? तो चारण काल नाम दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का क्या नाम दिया? तो चारण काल नाम दिया। उसके बाद है ग्रियर्सन हिंदी साहित्य का प्रारंभ 700 ईस्वी से माना। यानी ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कितना ईस्वी से माना? तो 700 ईस्वी से माना। और नाम क्या दिए थे? तो चारण काल नाम दिए थे। उसके बाद देखिए ग्रियर्सन ने आदिकाल भक्ति काल को क्या कहा? तो स्वर्ण काल कहा। याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहा था? तो स्वर्ण काल कहा था। ये कई परीक्षा में यह टॉपिक से यह प्रश्न यहाँ से आ चुका है कि भक्ति काल को है ना, भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल ग्रियर्सन ने कहा। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने कालानुक्रम पद्धति को अपनाया। हम आपको पीछे जो वीडियो हम आपको हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा में भी आपको बता चुके थे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस अनुक्रम को अपनाया था? तो कालानुक्रम को अपनाया था। इसमें अर्थात इसमें कवियों का जो विवरण दिए थे वे काल के आधार पर दिए थे। जो कवि जिस काल का था उसी काल में उनको स्थान दिए थे। आगे बढ़ते हैं। इनका जो इतिहास ग्रंथ है जिसमें इन्होंने हिंदी साहित्य को 11 कालखंडों में बांटा, वह इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। कौन सा इतिहास ग्रंथ इनका है? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। और इसी ग्रंथ में इन्होंने हिंदी साहित्य को 11 कालखंडों में बांटा। आगे ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को स्थान दिया। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को स्थान दिया। अब इस इतिहास ग्रंथ में कुछ त्रुटियां यानी कमियां भी रही थी जिसे आलोचकों ने कहे थे। तो क्या क्या इस इतिहास ग्रंथ की कमियां थी? तो सबसे पहले ग्रियर्सन ने सभी कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया। ग्रियर्सन ने सभी कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया। इसके अलावा
ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को बहुत ज़्यादा कालखंडों में बांटा, अर्थात उन्होंने हिंदी साहित्य को 11 कालखंड यानी बहुत अधिक कालखंडों में बांट दिया। यह भी एक उपेक्षा की दृष्टि से इसे भी देखा जाता है। और भी उन्होंने जो सीमांकन दिए थे, किसी में उन्होंने सीमांकन नहीं दिए थे तो किसी में सीमांकन दिए थे। यानी ये इस इतिहास ग्रंथ की यानी इस हिंदी साहित्य की इतिहास ग्रंथ की कुछ कमियां थी, कुछ त्रुटियां थी। अब दूसरे इतिहासकार यानी मिश्र बंधु का काल विभाजन देखेंगे। तो मिश्र बंधुओं का काल विभाजन किस प्रकार है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य को 5 कालखंडों में बांटा, जिसमें से प्रथम 3 कालखंड के भी उपखंड किए। तो सबसे पहला क्या है, तो पहला कालखंड है आरंभिक काल। आरंभिक काल को इन्होंने 2 भाग में बांटे, पहला पूर्वारंभिक काल, दूसरा उत्तरारंभिक काल। पूर्वारंभिक काल का समय सीमा क्या दिए, तो विक्रमी संवत 700 से 1343, विक्रमी संवत 700 से 1343। उसके बाद उत्तरारंभिक काल का समय सीमा क्या दिए, तो विक्रमी संवत 1344 से 1444, 1344 से 1444, यानी प्रथम कालखंड का आरंभिक काल नाम दिए और उसके 2 भाग किए। पहला भाग क्या था, पूर्वारंभिक काल, और दूसरा उत्तरारंभिक काल। समय सीमा भी इन्होंने दिए, विक्रमी संवत 700 से 1343 पूर्वारंभिक काल और विक्रमी संवत 1344 से 1444 उत्तरारंभिक काल। उसके बाद दूसरा कालखंड इनका क्या है, तो दूसरा कालखंड है माध्यमिक काल। दूसरा कालखंड क्या है, माध्यमिक काल है। इसको भी इन्होंने 2 उपखंडों में बांटे। पहला क्या, पूर्व माध्यमिक काल। पहला क्या है, पूर्व माध्यमिक काल, और दूसरा क्या है, प्रौढ़ माध्यमिक काल। इसका भी इन्होंने समय सीमा दिए। तो पूर्व माध्यमिक काल के जो समय सीमा दिए थे 1445 से 1560, और प्रौढ़ माध्यमिक काल की जो समय सीमा दिए थे विक्रमी संवत 1561 से 1680। अब इनका तीसरा कालखंड है, तीसरा कालखंड जिसका नाम है अलंकृत काल। यानी तीसरा कालखंड का क्या नाम दिए, तो अलंकृत काल नाम दिए। इसके भी 2 उपभाग किए, पहला पूर्व अलंकृत काल और दूसरा उत्तर अलंकृत काल। पहला क्या है, पूर्व अलंकृत काल, दूसरा उत्तर अलंकृत काल। इसका भी समय सीमा इन्होंने दिया। तो पूर्व अलंकृत काल की समय सीमा कितना दिए, तो 1681 से 1790 विक्रमी संवत, और उत्तर अलंकृत काल का समय सीमा कितना दिए, तो इसका सीमांकन दिए 1791 से 1889। उसके बाद चौथा कालखंड का क्या नाम दिए, तो चौथा कालखंड का नाम दिए परिवर्तन काल। इसका समय सीमा क्या दिए, यानी इसका सीमांकन क्या दिए, तो विक्रमी संवत 1890 से 1925, विक्रमी संवत 1890 से 1925। इसके बाद पांचवा यानी अंतिम कालखंड का नाम क्या दिए, तो अंतिम कालखंड का नाम इन्होंने वर्तमान काल दिए। इसका समय सीमा क्या दिए, तो विक्रमी संवत 1926 से आगे। अब यहाँ देखिए, हम आपको जो सीमांकन को दिए थे, वी और स दिए थे, शॉर्ट में लिखे थे। तो वी स का मतलब क्या होता है, विक्रमी संवत होता है। नीचे भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, विक्रमी संवत जो है अंग्रेजी कैलेंडर यानी ईस्वी, याद रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा कुछ छूट गया है, यानी ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे है। इसे याद कर लीजिएगा। विक्रमी संवत जो है, हिंदी का जो विक्रमी संवत है वह इंग्लिश का यानी ईस्वी सन में हम लोग अधिकतर ईस्वी सन को ही पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, विक्रमी संवत जो है वह ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे है। कितना वर्ष आगे है, 57 वर्ष आगे है। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। पहला कालखंड आरंभिक काल, दूसरा कालखंड माध्यमिक काल, तीसरा कालखंड अलंकृत काल, चौथा कालखंड परिवर्तन काल और पांचवा कालखंड वर्तमान काल। अब यहाँ मिश्र बंधुओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। सबसे पहले मिश्र बंधु जो थे वे 3 सहोदर भाई थे। क्या क्या नाम था इनका, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र।
याद कर लीजिएगा, यह परीक्षा में कई बार आता है। इनमें से कौन है जो क्या मिस्र बंधु नहीं है? तो बहुत लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा कि मिस्र बंधु कितने भाई थे? तो 3 भाई थे। क्या क्या नाम था? श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। यहाँ देखिए, श्याम और गणेश ये तो भगवान के ही नाम है। ऐसे सुख से शुक्र देव भी होते हैं, तो सभी भगवान के ही नाम है। फिर भी आपको याद कर लेना है, मिश्र बंधु 3 भाई थे। कौन कौन? श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। अब देखिए आगे, देखिए मिश्र बंधुओं से कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा? हम आपको कितने बार बता चुके हैं, तो 5 कालखंडों में। उसके बाद ये बताइए, यहाँ देखिए बांटे, जिसमें से प्रथम 3 कालखंडों को उन्होंने क्या किए? तो 2-2 उपखंडों में बांटे। हम आपको बताए थे ना, उन्होंने 5 कालखंडों में प्रथम 3 कालखंड कौन कौन? तो प्रथम 3 जो थे उनका आरंभिक काल, उसके बाद माध्यमिक काल और उसके बाद अलंकृत काल। ये तीनों को उन्होंने 2-2 उपखंडों में और बांट दिए। आगे देखिए, मिश्र बंधुओं ने कालखंडों का जो सीमांकन दिए थे वे विक्रमी संवत में किए। यानी मिश्र बंधुओं ने कालखंडों का जो सीमा दिए, यानी कितना ईस्वी से कितना ईस्वी तक, तो उसमें ईस्वी न देकर उन्होंने क्या दिए? विक्रमी संवत का प्रयोग किए। अब हमको बताइए, विक्रमी संवत ईस्वी सन से कितना आगे है? हाँ, 57 वर्ष आगे है। याद कर लीजिएगा, विक्रमी संवत जो है वो ईस्वी सन से 57 वर्ष क्या है? आगे है। मिश्र बंधुओं का आगे है, मिश्र बंधुओं का हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद। इसी ग्रंथ में इन्होंने क्या किए हैं? हिंदी साहित्य को 5 कालखंडों में बांटे हैं। आगे देखिए, मिश्र बंधु विनोद का जो प्रकाशन है वो 4 भागों में हुआ है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1913 है। और जो अंतिम भाग है यानी चौथा भाग का जो प्रकाशन है 1934 है। उसके बाद मिश्र बंधुओं ने कालानुक्रम पद्धति के आधार पर ही काल विभाजन किए, यानी इन्होंने भी जॉर्ज ग्रियर्सन के ही काल विभाजन की पद्धति को अपनाए। इन्होंने भी कवियों को जो स्थान दिए थे वे काल के आधार पर ही स्थान दिए। आगे है, मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को, मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल का क्या नाम दिए? तो आरंभिक काल नाम दिए। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को क्या नाम दिए? तो आरंभिक काल नाम दिए। उसके बाद मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कितना से माने हैं? तो विक्रमी संवत 700 से मानते हैं। यानी इन्होंने हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ माने हैं वे विक्रमी संवत 700 से माने हैं। उसके बाद मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहा? तो अलंकृत काल कहा। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। परीक्षा के दृष्टि से यह जो यहाँ जितने भी तथ्य हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। यानी रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा। उसके बाद मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को क्या कहा? तो वर्तमान काल कहा। यहाँ 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा। और आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा। मिश्र बंधु हिंदी साहित्य का प्रारंभ कहाँ कितना से मानते हैं? तो विक्रमी संवत 700 से मानते हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को क्या नाम दिया? तो आरंभिक काल नाम दिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए इस ग्रंथ के कुछ त्रुटियाँ, यानी मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है मिश्र बंधुओं का, इसकी भी कुछ त्रुटियाँ रही। सबसे पहली त्रुटियाँ यानी कमियाँ क्या रही? तो मिश्र बंधुओं ने प्रथम 3 कालखंडों को 2-2 उपखंडों में बांटे, जबकि अंतिम 2 कालखंडों में कोई परिवर्तन नहीं किए। यह भी इस इतिहास ग्रंथ की एक कमियां हैं, त्रुटियां हैं। यानी इन्होंने 5 कालखंडों में बांटे, उनमें से प्रथम 3 कालखंडों को 2-2 उपखंडों में बांटे, जबकि अंतिम 2 कालखंडों को में कोई परिवर्तन
नहीं किए। ये इनकी एक कमियां है। इसके बाद देखिए, मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहा? अलंकृत काल कहा। जबकि उस काल में अलंकार के अलावे कविता में रस, गुण, भाव इत्यादि की भी प्रधानता रही। तो इस काल को अगर अलंकृत काल मान लिया जाए तो रस, गुण, भाव इत्यादि काव्य के जितने भी गुण हैं उनके साथ क्या हो जाती? तो उपेक्षा हो जाती। अतः यह भी अलंकृत काल को विद्वानों ने सही नहीं ठहराया। यह भी इस ग्रंथ की क्या है? एक कमियां हैं। उसके बाद देखिए, इन्होंने वर्तमान काल और अलंकृत काल, यानी अलंकृत काल और वर्तमान काल के बीच एक और काल ले आए, परिवर्तन काल, जो तर्क संगत नहीं है। क्योंकि अलंकृत काल जो था वह रीतिकाल का इन्होंने नामकरण किया, और वर्तमान काल जो नाम दिए था उन्होंने आधुनिक काल का नाम दिए थे। बीच में ये परिवर्तन काल कहाँ से आ गया? तो यह भी इनकी एक इतिहास ग्रंथ की त्रुटियां थी। यानी कह सकते हैं कि यह यहाँ जितने भी तथ्य के देखे, यह सभी तथ्य मिस्र बंधु विनोद की कुछ कमियां हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए आप देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। और कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में सबसे अगर प्रसिद्ध और विख्यात है, इन्हीं का काल विभाजन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा। सबसे पहले हम कोष्ट में जो हैं इनका प्रथम दिया हुआ नामकरण है। तो सबसे पहले इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को क्या नाम दिया था? तो वीर गाथा काल नाम दिया। उसके बाद भक्ति काल नाम दिया, रीति काल नाम दिया, और अंतिम को गद्य काल नाम दिया। यानी हिंदी साहित्य को इन्होंने 4 कालखंडों में जब बांटे थे, तो प्रथम काल को इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया, द्वितीय काल को भक्ति काल नाम दिया, तृतीय काल को रीति काल नाम दिए, और अंतिम काल को यानी आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिए। लेकिन जब आलोचकों ने इनकी आलोचना की कि वीर गाथा काल को आदि काल कहना ज़्यादा उचित है, तो इन्होंने वीर गाथा काल को आदि काल भी कहा। तो इन्होंने हिंदी साहित्य को 2 नामकरण किए। तो सबसे पहले वीर गाथा काल नाम दिए, बाद में आदि काल को उन्होंने भी क्या किया? उसे भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसके बाद भक्ति काल को उन्होंने पूर्व मध्य काल दिया, रीति काल को उत्तर मध्य काल दिया, और गद्य काल को आधुनिक काल भी उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन इनका जो ब्रैकेट में है, कोष्ट में, वही इनका सबसे पहले यानी सर्वप्रथम काल विभाजन किया हुआ है। यानी उन्होंने हिंदी साहित्य का जो 4 कालखंड में बांटे थे, उसमें जो नामकरण किए थे वो किस प्रकार किए थे? तो प्रथम काल को वीर गाथा काल, द्वितीय काल को भक्ति काल, तृतीय काल को रीति काल, और अंतिम काल को यानी आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिए थे। अब देखिए इनका काल विभाजन का जो सीमांकन है वो कैसे है? तो इन्होंने वीर गाथा काल का नामकरण सीमांकन जो दिया था, विक्रमी संवत 1050 से 1375। उसके बाद भक्ति काल का इन्होंने जो सीमांकन दिए थे, समय सीमा दिए थे 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक। उसके बाद रीति काल का सीमांकन दिए विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक। और गद्य काल का जो इन्होंने सीमांकन किए वे 1900 से 1984 विक्रमी संवत तक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इनकी इतिहास ग्रंथ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहले आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा? तो 4 कालखंडों में बांटा। उसके बाद आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ विक्रमी संवत कितना से मानते हैं? तो वे विक्रमी संवत 1050 से, अगर इसे ईस्वी सन में देखा जाए तो वे हिंदी साहित्य का प्रारंभ 993 ईस्वी से मानते हैं। हम आपको बताए थे कि विक्रमी संवत जो है वे ईस्वी सन से कितना आगे है? तो 57 वर्ष आगे है। तो विक्रमी संवत 1050 में अगर हम 57 घटाते हैं तो मेरा कितना बचता है? 993 बचता है। तो कह सकते हैं अगर ईस्वी सन में देखेंगे तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 993 ईस्वी से मानते हैं। आगे है, आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल को क्या नाम दिए थे? वीर गाथा काल नाम दिए थे। इसे याद कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है
हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? या यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, हिंदी साहित्य के आदि काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 12 वीर ग्रंथों के आधार पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 12 वीर ग्रंथों के आधार पर हिंदी साहित्य के आदिकाल यानी प्रारंभिक काल का नाम क्या दिए थे? तो वीर गाथा काल नाम दिए थे। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। यह प्रश्न आ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल नाम किस प्रकार दिया, यानी किसके आधार पर दिए? तो वे 12 ग्रंथों के आधार पर दिए। अब है आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल कालखंडों का सीमांकन विक्रमी संवत में किए हैं। आचार्य शुक्ल कालखंडों का सीमांकन विक्रमी संवत में किए हैं, यानी ईस्वी सन में नहीं किए हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, इनका हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक, प्रामाणिक, आलोचनात्मक एवं सर्वोत्कृष्ट इतिहास ग्रंथ है। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास, इनका जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, इसे वैज्ञानिक ढंग से प्रमाणित किया गया है, यानी सबसे प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अब आगे देखिए शुक्ल जी से और भी महत्वपूर्ण तथ्य है। शुक्ल जी आधुनिक काल को क्या नाम दिए थे? तो गद्य काल नाम दिए थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, याद कर लीजिएगा। शुक्ल जी आधुनिक काल का नाम क्या दिए थे? तो गद्य काल नाम दिए थे। और बताइए आदिकाल का नाम क्या दिए थे, यानी प्रारंभिक काल का नाम क्या दिए थे? तो वीर गाथा काल नाम दिए थे। उसके बाद है शुक्ल जी ने दोहरा नामकरण की पद्धति अपनाई। हम आपको बताए थे इन्होंने सबसे पहले जो नाम दिए, जब इसकी आलोचना हुई और सबसे ज़्यादा कहा जा सकता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन का जो सर्वप्रथम काल था, वीर गाथा काल का जो सबसे अधिक विरोध किए थे वे थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तब जब विद्वान जब इनका कुछ आलोचना किए, तब इन्होंने दूसरे नाम को भी स्वीकार कर लिया। अतः शुक्ल जी को दोहरा नामकरण की पद्धति अपनाने वाले प्रथम इतिहासकार माना जाता है। उसके बाद देखिए शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों को स्थान दिया? तो 1000 कवियों को स्थान दिया। और किस पद्धति को अपनाई? तो विधेयवादी पद्धति को अपनाई। उसके बाद देखिए एक बहुत ही प्रसिद्ध ये कथन है इनका, जो कई परीक्षा में आ चुका है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये किनका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये परीक्षा में कई बार आ चुका है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह कथन किनका है? तो किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह जो कथन आपके सामने है, ये शायद ही कोई परीक्षा होगी जिसमें यह कथन छूटता है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह किनका कथन है? तो यह प्रसिद्ध कथन किनका है? यह प्रसिद्ध कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का काल विभाजन। इन्होंने हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटे। कौन कौन से वे 4 कालखंड हैं? यहाँ देखिए, इन्होंने हिंदी साहित्य को प्रथम कालखंड को वीर काल नाम दिया। आदिकाल भी इन्होंने अपना स्वीकार किया था, परंतु इनके द्वारा जो दिया गया नाम है, इन्होंने आदिकाल को वीर काल नाम दिया। दूसरा कालखंड इनका क्या था? तो भक्ति काल था। तीसरा कालखंड क्या था? श्रृंगार काल था। और चौथा कालखंड था गद्य काल था। लेकिन गद्य काल जो सर्वप्रथम जो नाम दिए थे हिंदी साहित्य का आधुनिक काल को, तो वो कौन दिए थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही दिए थे। कह सकते हैं कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही काल विभाजन का अनुसरण किए हैं। अब यहाँ देखिए, इन्होंने जो सीमांकन दिए, सीमांकन कैसे दिए हैं? तो सबसे पहले विक्रमी संवत में इन्होंने सीमांकन दिए हैं। वीर काल यानी आदिकाल का जो समय सीमा दिए थे, कितना दिए थे? विक्रमी संवत 1000 से 1400। उसके बाद पूर्व मध्य काल यानी भक्ति काल का जो समय सीमा दिए थे, विक्रमी संवत
1400 से 1700। उसके बाद उत्तर मध्यकाल यानी श्रृंगार काल इन्होंने रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया था। तो इसका समय क्या दिए थे? विक्रमी संवत 1700 से 1900। उसके बाद आधुनिक काल का समय सीमा क्या दिए थे? विक्रमी संवत 1900 से आगे यानी अब तक, यानी इनका यह क्या था? सीमांकन था। कह सकते हैं कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो काल विभाजन किए थे, काल विभाजन इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही काल विभाजन में इन्होंने अनुसरण किए हैं, ज़्यादा परिवर्तन नहीं किए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या कहा? वीर काल कहा। याद रखिएगा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या कहा? तो वीर काल कहा। यानी आदिकाल को वीर काल कहने वाले कौन हैं? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उसके बाद आचार्य मिश्र ने रामचंद्र शुक्ल का ही क्या किए? तो अनुसरण किए, यानी उन्हीं के आधार पर उन्होंने काल विभाजन किए, ज़्यादा परिवर्तन नहीं किए। इसके बाद तीसरा मुख्य तथ्य क्या है इनके बारे में? तो आचार्य मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा? तो श्रृंगार काल कहा। याद रखिएगा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। कैसे याद करना है? आदिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या कहा? तो वीर काल कहा। और रीतिकाल को क्या कहा? तो श्रृंगार काल कहा। इसके बाद देखिए, आचार्य मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचकों में से एक माने जाते हैं। यहाँ इसमें से जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसे आप याद कर लीजिएगा कि आदिकाल को वीर काल किसने कहा? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये दो प्रमुख तथ्य है जिससे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। इन्होंने हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटे। इन्होंने हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटे, जिसमें से पहला कालखंड का नाम इन्होंने प्रारंभिक काल दिए, दूसरा कालखंड का नाम इन्होंने भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। अब यहाँ देखिए, इन्होंने प्रारंभिक काल नाम दिए, यानी आदिकाल प्रथम काल जो था यानी आदिकाल का नाम इन्होंने प्रारंभिक काल नाम दिए, पर इनको इन्होंने 2 कालखंडों में उपखंड कह सकते हैं, उपखंडों में बांटे। वो कौन कौन से हैं? तो संधि काल और चारण काल। कौन कौन से हैं? संधि काल और चारण काल। प्रश्न आता है कि आदिकाल को संधि व चारण काल किसने कहा? तो संधि व चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। समय सीमा क्या दिए थे? तो इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 750 विक्रमी संवत से मानते हैं। तो प्रारंभिक काल को 2 उपखंडों में बांटे थे, पहला संधि काल, दूसरा चारण काल। अब देखिए समय सीमा क्या दिए थे? तो संधि काल का जो समय सीमा दिए थे विक्रमी संवत 750 से 1000। उसके बाद चारण काल का जो समय सीमा दिए थे विक्रमी संवत 1000 से 1375। इसे याद कर लीजिएगा। संधि काल का समय सीमा कितना दिए थे? सीमांकन क्या दिए थे? विक्रमी संवत 750 से 1000। और चारण काल का समय सीमा दिए थे विक्रमी संवत 1000 से 1375। यानी इन्होंने प्रथम काल को क्या नाम दिया था? तो प्रारंभिक काल नाम दिया था। लेकिन ज़्यादा जो प्रश्न आता है परीक्षा में कि आदिकाल को यानी प्रारंभिक काल को संधि व चारण काल किसने कहा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। अब हमको बताइए, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आरंभिक काल नाम किसने दिया? तो आरंभिक काल नाम बताइए मिश्र बंधुओं ने दिया। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा था और प्रारंभिक काल किसने कहा? तो राम कुमार वर्मा ने कहा। लेकिन ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आता है संधि व चारण से ही सवाल पूछता है, यानी आदिकाल को संधि व चारण काल किसने कहा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। अब बताइए चारण काल सिर्फ किसने कहा? तो सिर्फ चारण काल की बात हो तो आपका आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रारंभिक काल को यानी प्रथम काल को क्या नाम दिया था? चारण काल नाम दिया था। जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि व चारण काल दोनों कहे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा कालखंड का नाम क्या दिए? भक्ति काल, जिसका समय सीमा
1375 से 1700 विक्रमी संवत। उसके बाद तीसरा कालखंड का नाम दिए रीतिकाल, जिसका समय सीमा दिए विक्रमी संवत 1700 से 1900। उसके बाद आधुनिक काल यानी अंतिम कालखंड आधुनिक काल नाम दिए, जिसका समय सीमा था 1900 से अब तक। आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार और फिर से रिपीट कर लेते हैं। प्रथम काल 4 कालखंडों में बांटे। प्रथम कालखंड का नाम क्या था, तो इसको याद कर लीजिएगा, संधि व चारण काल। दूसरा कालखंड भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। यहाँ कह सकते हैं कि इन्होंने भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल तक इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं किए, पहले के विद्वानों का ही इन्होंने अनुसरण किए। परंतु यहाँ जो प्रथम काल था इसमें इन्होंने परिवर्तन किए, इसको इन्होंने 2 भागों में बांटा। कौन कौन से भाग थे, संधि काल और चारण काल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ डॉक्टर राम कुमार वर्मा से कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ क्या है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रारंभिक काल की संज्ञा देकर यानी आदि काल को प्रारंभिक काल की संज्ञा देकर इसे 2 भागों में बांटा। वो कौन कौन से भाग हैं, तो संधि और चारण, है ना, 2 भाग में बांटे थे, संधि काल और चारण काल। उसके बाद देखिए दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदि काल को क्या कहा, तो संधि और चारण काल कहा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, परीक्षा में इससे प्रश्न आ चुका है कि आदि काल को संधि व चारण काल किसने कहा, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। उसके बाद देखिए इन्होंने हिंदी साहित्य की शुरुआत कितना से माने हैं, तो 750 विक्रमी संवत से, यानी इसको अगर ईस्वी सन में ले जाया जाए तो कितना होगा, 693 ईस्वी। हम आपको बताए थे विक्रमी संवत जो है वह ईस्वी सन से कितना आगे है, तो 57 वर्ष आगे है। जब हम 750 में 57 को घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 57 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 693 बचेगा। तो कह सकते हैं अगर ईस्वी सन में लें तो कैसे होगा, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की शुरुआत 693 ईस्वी से मानते हैं, और विक्रमी संवत में लेंगे तो क्या होगा, विक्रमी संवत 750 ईस्वी से मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा, तो संधि और चारण काल कहा, संधि और चारण काल कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को कितने भागों में बांटा, तो 2 भागों में बांटा या फिर 2 वर्गों में बांटा। वे कौन कौन से हैं, संधि और चारण काल। आगे बढ़ते हैं, अब यहां देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। इन्होंने भी हिंदी साहित्य को 4 काल खंडों में बांटे। इसमें ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं किए हैं। प्रथम काल को आदि काल नाम दिए, दूसरे काल को भक्ति काल, तीसरे को रीतिकाल और चौथे को आधुनिक काल नाम दिए। यानी 4 काल खंडों में हिंदी साहित्य को बांटे, आदि काल से लेकर आधुनिक काल तक। यानी प्रथम काल का नाम क्या दिए, आदि काल, दूसरे काल का नाम क्या दिए, भक्ति काल, तीसरे काल का नाम क्या दिए, रीतिकाल, और अंतिम यानी आधुनिक काल का नाम आधुनिक काल ही दिए। अब यहाँ इन्होंने जो सीमांकन दिए हैं, सीमांकन क्या है, तो इन्होंने भी पहले के विद्वानों के आधार पर इन्होंने भी जो सीमांकन विक्रमी संवत में ही दिए हैं, विक्रमी संवत में ही दिए हैं। पहला है आदिकाल का जो समय सीमा दिए थे, कितना दिए थे, तो विक्रमी संवत 1000 से 1350, विक्रमी संवत 1000 से 1350। भक्ति काल का समय सीमा क्या दिए हैं, तो विक्रमी संवत 1350 से 1700, विक्रमी संवत 1350 से 1700। रीतिकाल का समय सीमा क्या दिए हैं, तो विक्रमी संवत 1700 से 1900। रीतिकाल का समय सीमा क्या दिए हैं, तो विक्रमी संवत 1700 से 1900। और आधुनिक काल का समय सीमा क्या दिए हैं, तो विक्रमी संवत 1900 से आगे, 1900 से आगे जहां है सब क्या है इनके लिए, इनके आधार पर आधुनिक काल है। अब बताइए इन्होंने हिंदी साहित्य कितने काल खंडों में बांटा, तो 4 काल खंडों में बांटा। कौन कौन से, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी से जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला क्या है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को 4 काल खंडों में बांटा, ये पहला महत्वपूर्ण तथ्य। दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को यानी प्रारंभिक काल को आदि काल नाम दिया। याद रखिएगा, हिंदी साहित्य के प्रथम काल का जो आदि काल नामकरण देने का जो
श्रेय है वह किनको है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को है। यानी आदिकाल नामकरण कर्ता कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इसे याद कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य के प्रथम काल का आदिकाल, प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, जो सर्वसम्मत द्वारा स्वीकृत है। यानी जो सर्वसम्मत द्वारा स्वीकृत है, यानी हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल ही माना जाना चाहिए, ये सभी विद्वानों द्वारा स्वीकृत है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। इन्होंने हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा, तो 4 कालखंडों में बांटा। पूर्व के भांति इन्होंने भी उन्हीं का अनुसरण किया, यानी पूर्व में जितने भी विद्वान ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किए उनका ही इन्होंने अनुसरण किए हैं। सिर्फ इन्होंने परिवर्तन क्या किए हैं, तो इन्होंने जो सीमांकन दिए हैं, सीमांकन विक्रमी संवत में न देकर ईस्वी में इन्होंने दिए हैं। सबसे पहले नाम क्या क्या दिए उसको देखते हैं। तो नाम दिए, पहला आदिकाल, दूसरा कालखंड का पूर्व मध्यकाल, तीसरा कालखंड का उत्तर मध्यकाल और चौथा कालखंड का आधुनिक काल। यानी 4 भाग में 4 कालखंडों में हिंदी साहित्य को इन्होंने बांटा। अब समय सीमा क्या दिए हैं, तो आदिकाल की जो समय सीमा इन्होंने दिए हैं 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी, 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी। अब यहाँ प्रश्न आ सकता है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आदिकाल का नामकरण तो किसने किए, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किए। तो हम कह सकते हैं उनका इन्होंने सिर्फ अनुसरण किए। पहले जो नाम देने वाले हैं, प्रथम नाम करता है आदिकाल, प्रथम काल को आदिकाल नाम देने वाले वे हजारी प्रसाद द्विवेदी ही थे। अब यहाँ सीमांकन को देखते हैं फिर से। आदिकाल का इन्होंने समय सीमा क्या दिया, तो 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल का समय सीमा क्या दिया, 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल का समय सीमा क्या दिया, 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी। उसके बाद आधुनिक काल का समय क्या दिया इन्होंने, तो 1857 ईस्वी से अब तक, यानी भारतेंदु युग से इन्होंने आधुनिक काल की शुरुआत माने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है डॉक्टर राम खिलावन पांडे का काल विभाजन। इन्होंने हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा, तो यहाँ तो दिख ही रहा है, इन्होंने हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा। वे कौन कौन से हैं, तो प्रथम काल को इन्होंने, यानी प्रथम काल हिंदी साहित्य का प्रथम काल का नाम इन्होंने क्या दिए थे, संक्रमण काल नाम दिए थे। उसके बाद दूसरे काल का नाम क्या दिए थे, तो संयोजन काल नाम दिए थे। इसके बाद तीसरे का नाम क्या दिए, तीसरे कालखंड को क्या नाम दिए, संवर्धन काल नाम दिए। और अंतिम कालखंड का नाम क्या दिए, तो संचयन काल नाम दिए। यानी हिंदी साहित्य को इन्होंने अपने तरीके से सबसे एक अलग नाम दिए हैं, क्योंकि हम ऊपर जितने भी विद्वानों को देखे लगभग सबका ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं था नाम में, यानी कालखंड तो किए पर नाम में ज़्यादा परिवर्तन नहीं था, परंतु इनका जो नामकरण है, कालखंडों को जो बांटे नामकरण दिए, वे इनका सबसे अलग है। यानी प्रथम काल यानी आदिकाल को क्या नाम दिए थे इन्होंने, तो संक्रमण काल नाम दिए थे। उसके बाद संयोजन कह सकते हैं कि भक्ति काल का नाम इन्होंने क्या दिए थे, तो संयोजन काल नाम दिए थे। रीति काल का नाम क्या दिए थे इन्होंने, संवर्धन काल नाम दिए। और आधुनिक काल का नाम क्या इन्होंने दिए, संचयन काल नाम दिए। अब यहाँ देखिए समय सीमा क्या दिए, सीमांकन क्या है, तो संक्रमण काल का समय सीमा इन्होंने 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी दिए। उसके बाद संयोजन काल का समय सीमा कितना माना, तो 1401 से 1600 ईस्वी माने। उसके बाद संवर्धन काल का समय सीमा कितना माने, तो संवर्धन काल का समय सीमा 1601 से 1800 ईस्वी माने। और संचयन काल का समय सीमा इन्होंने क्या दिए, तो 1801 ईस्वी से 1900 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राम खिलावन पांडे से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा में उससे प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहला, राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को क्या नाम दिया, तो संक्रमण काल कहा था। याद कर लीजिएगा, राम खिलावन पांडे आदिकाल को क्या नाम दिए, संक्रमण काल नाम दिए। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा, तो राम खिलावन पांडे ने कहा। अब रीतिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया, तो रीतिकाल को इन्होंने संवर्धन काल नाम दिया। यानी रीतिकाल को संवर्धन काल किसने कहा, तो राम खिलावन पांडे ने। उसके बाद देखिए
इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कितना से माने हैं, तो 1000 ईस्वी से माने हैं, जो सर्वसम्मत भी है। यानी हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है, जो सर्वसम्मत द्वारा यानी सभी विद्वानों द्वारा स्वीकृत है। आगे बढ़ते हैं। अभी स्लाइड में देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन। डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन, इन्होंने हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटे, तो 4 कालखंडों में बांटे। कौन कौन से कालखंड हैं, तो पूर्व के विद्वानों के भांति इन्होंने भी उन्हीं का अनुसरण किए हैं। तो प्रथम काल को आदिकाल, दूसरे कालखंड का नाम क्या दिए, भक्तिकाल, तीसरे कालखंड का नाम क्या दिए, रीतिकाल, और अंतिम कालखंड का नाम क्या दिए, तो आधुनिक काल। और यह सर्वसम्मत भी है, यानी ये जो नाम आपके सामने है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, यह सर्वसम्मत स्वीकृत कालखंड का नामकरण है। अब समय सीमा देखिए, समय सीमा इन्होंने क्या दिए, तो आदिकाल का जो समय सीमा दिए वो 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक इन्होंने आदिकाल का समय सीमा दिए। और शताब्दी क्या होता है, तो 100 वर्ष का एक शताब्दी माना जाता है। तो 7वीं शताब्दी मतलब 700 ईस्वी माना जाए, है ना, 700 ईस्वी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी 1400 ईस्वी के मध्य तक। उसके बाद भक्ति काल का समय सीमा क्या दिए, तो 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। रीतिकाल का समय सीमा क्या दिए, तो 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। और आधुनिक काल का समय सीमा क्या दिए, तो 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे। अब इन्होंने आधुनिक काल को भी बहुत सारे उपखंडों में बांटे, उसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि आधुनिक काल में विभिन्न काव्य धाराएं चली थी, उन सभी काव्य धाराओं को इन्होंने अलग अलग खंडों में बांटे हैं। अब यहाँ देखिए आधुनिक काल को इन्होंने फिर उनमें जितने भी काव्य धाराएं चली सभी को अलग अलग खंडों में बांटे। तो आधुनिक काल को सबसे पहले कितने काल खंडों में बांटे, तो यहाँ देखिए आधुनिक काल को भी इन्होंने 4 कालखंडों में यानी उपखंड कह सकते हैं, उपखंडों में बांटे थे। ये काव्य धारा चली थी आधुनिक काल में। तो सबसे पहला था पूर्ण जागरण काल, दूसरा जागरण सुधार काल, तीसरा छायावाद, चौथा छायावादोत्तर काल, यानी 4 उपखंड थे। यानी आधुनिक काल को भी इन्होंने 4 कालखंडों में बांटे थे। पहला क्या था, पुनर्जागरण काल, दूसरा जागरण सुधार काल, तीसरा छायावाद, चौथा छायावादोत्तर काल। अब पुनर्जागरण काल मतलब भारतेंदु काल, यानी भारतेंदु युग का समय था। जागरण सुधार काल यानी द्विवेदी युग का समय था। छायावाद के 4 स्तंभ कवि बताइए कौन कौन, श्रीकांत त्रिपाठी निराला, बताइए, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि हैं। तो इन्होंने आधुनिक काल को 4 कालखंडों में बांटे। वे कौन कौन से हैं, तो पुनर्जागरण काल जिसको कहते हैं भारतेंदु युग यानी भारतेंदु काल, जागरण सुधार काल जिसको कहते हैं द्विवेदी युग, उसके बाद छायावाद और अंतिम छायावादोत्तर काल। अब यहाँ देखिए समय सीमा क्या दिए हैं, तो पुनर्जागरण काल यानी भारतेंदु काल का जो समय सीमा दिए थे वे 1857 से 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल यानी द्विवेदी युग का समय दिए थे 1900 से 1918 ईस्वी। उसके बाद छायावाद का समय दिए थे 1918 से 1938 ईस्वी और छायावादोत्तर काल का समय दिए थे 1938 से आगे। अब यहाँ देखिए छायावादोत्तर काल को भी इन्होंने 2 उपखंडों में बांटे हैं। वे कौन कौन से हैं, तो प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। नवलेखन काल को नवी कविता भी कहा जाता है, नवी कविता का काल। और प्रगतिवाद चला था, प्रयोगवाद चला था। प्रयोगवाद के जनक कौन है, तो बताइए, अज्ञेय हैं, जिन्होंने तार सप्तक का निर्माण किए थे। आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रगति प्रयोग काल का जो समय दिए थे वे 1938 से 1953 तक। 1953 के बाद नवलेखन काल प्रारंभ होता है, जिसे नई कविता भी कहा जाता है, जिसका समय सीमा है 1953 से आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन। इन्होंने भी हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा। प्रथम कालखंड का नाम दिए अपभ्रंश काल, दूसरे कालखंड का नाम दिए भक्ति काल, तीसरे कालखंड का नाम दिए रीति काल
और चौथे कालखंड का नाम दिए आधुनिक काल। तीनों ने भी पूर्व के भांति ही विद्वानों का ही अनुसरण के सिर्फ आदिकाल का जो नामकरण है, इन्होंने आदिकाल को आदिकाल ना कहकर अपभ्रंश काल नाम दिए। यानी अपभ्रंश भाषा की प्रधानता को देते हुए इस काल को अपभ्रंश काल कहे। यानी हिंदी साहित्य के प्रथम काल जिसे सर्वसम्मत से आदिकाल कहा जाता है, उस काल का नाम इन्होंने अपभ्रंश काल नाम दिए। समय सीमा के इन्होंने उसमें कोई जिक्र नहीं किए हैं, बस आदिकाल का नाम इन्होंने अपभ्रंश काल नाम दिए। अब यहाँ देखिए भक्ति काल का समय सीमा कितना दिए? 1400 ईस्वी से 1650 ईस्वी। रीतिकाल का समय सीमा क्या दिए? 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी। और आधुनिक काल का समय सीमा क्या दिए? तो 1857 से आगे। यानी इन्होंने ज़्यादा परिवर्तन नहीं किए, सिर्फ हिंदी साहित्य का प्रारंभ इन्होंने अपभ्रंश काल कहा। यानी प्रारंभ काल का नाम क्या दिया इन्होंने? तो अपभ्रंश काल नाम दिया। यानी प्रारंभ काल, हिंदी साहित्य का प्रारंभ काल सर्वसम्मत द्वारा क्या है? तो आदि काल है। यानी आदि काल का ही नाम इन्होंने अपभ्रंश काल नाम दिया। आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड में देखिए हिंदी साहित्य का सर्वसम्मत काल विभाजन, यानी सभी विद्वानों के द्वारा जिस काल विभाजन की स्वीकृति मिली है उसको देखते हैं सर्वसम्मत द्वारा। तो वो क्या है? आदिकाल, यानी प्रथम काल को आदिकाल, द्वितीय काल को भक्ति काल, तृतीय काल को रीतिकाल और चौथे काल को आधुनिक काल। यानी सर्वसम्मत द्वारा हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया। कितने कालखंडों में बांटा गया? तो 4 कालखंडों में बांटा गया। और वे कालखंड क्या है? तो सर्वसम्मत द्वारा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये सर्वसम्मत है, याद रखिएगा। सर्वसम्मत जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है वे 4 कालखंड में है। और वे नाम कौन कौन से हैं? तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये सर्वसम्मत द्वारा है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन यह सर्वसम्मत द्वारा है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। समय सीमा क्या है? तो आदिकाल का समय सीमा है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। भक्तिकाल का समय सीमा है 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी। रीतिकाल का समय सीमा है 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। और आधुनिक काल की समय सीमा है 1900 से अब तक। ये सर्वसम्मत द्वारा पारित है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे हिंदी साहित्य का आरंभ विभिन्न विद्वानों के दृष्टि में, यानी विभिन्न विद्वानों के दृष्टि में हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना गया है। सबसे पहला चलते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से माने हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से माने हैं। उसके बाद राहुल सांकृत्यायन हिंदी साहित्य का प्रारंभ कितना से माने हैं? तो 769 ईस्वी से माने हैं। राहुल सांकृत्यायन हिंदी साहित्य का प्रारंभ 769 ईस्वी से माने हैं। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन हिंदी साहित्य का आरंभ 700 ईस्वी से माने हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन हिंदी साहित्य का प्रारंभ 700 ईस्वी से माने हैं। उसके बाद मिश्र बंधुओं, यानी मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कितना से माने हैं? तो 643 ईस्वी से माने हैं। आगे देखते हैं और भी महत्वपूर्ण विद्वान हैं। उसके बाद अगले विद्वान को देखिए जो सबसे प्रसिद्ध विद्वान है, प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के इतिहासकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का प्रारंभ 993 ईस्वी से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का प्रारंभ 993 ईस्वी से मानते हैं। उसके बाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1000 ईस्वी से मानते हैं। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं सदी से मानते हैं, यानी 7वीं सदी के मध्य से, 7वीं सदी के मध्य से मानते हैं। उसके बाद डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1184 ईस्वी से मानते हैं। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र 8वीं सदी के बौद्ध सिद्धों के साहित्य से भी हिंदी साहित्य का
प्रारंभ मानते हैं। उसके बाद गोरखनाथ की रचनाओं से हिंदी साहित्य का प्रारंभ कौन मानते हैं? तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र। इसको एक बार फिर से देख लेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 993 ईस्वी से मानते हैं। उसके बाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1000 ईस्वी से मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र 7वीं सदी के मध्य से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त 1184 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र 8वीं सदी के बौद्ध सिद्धों के साहित्य से भी हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। और डॉक्टर भगीरथ मिश्र गोरखनाथ के रचनाओं से मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी स्लाइड में देखेंगे विभिन्न विद्वानों द्वारा हिंदी साहित्य के प्रथम कवि, यानी हिंदी के प्रथम कवि विभिन्न विद्वानों द्वारा। सबसे पहले स्वयंभू को 8वीं सदी का कवि माना जाता है और इनको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उसके बाद देखिए सरहप्पा का समय क्या है? 769 ईस्वी है। इनको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो राहुल सांकृत्यायन ने माना। उसके बाद पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो शिव सिंह सेंगर ने माना। उसके बाद राजा मुंज को जिनका समय है 993 ईस्वी के लगभग, इनको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना। उसके बाद अब्दुल रहमान को जो 11वीं सदी के लगभग के हैं, इनको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। एक बार फिर से देख लेते हैं। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा? शिव सिंह सेंगर। राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद है गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा? तो माता प्रसाद गुप्त ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम कवि कहा। उसके बाद शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। शालिभद्र सूरी का समय क्या है? तो 1184 ईस्वी के लगभग है। उसके बाद विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा? तो बच्चन सिंह ने कहा। विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा? तो बच्चन सिंह ने कहा। उसके बाद अब इस क्लास का अंतिम स्लाइड, यहाँ देखिए कुछ महत्वपूर्ण और भी तथ्य हैं जिसे प्रश्न आते हैं। सरहप्पा सभी दृष्टियों में हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। याद कर लीजिएगा, हिंदी के प्रथम कवि सभी दृष्टियों में कौन है? तो सरहप्पा हैं। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा था? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। और सभी दृष्टियों से भी ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। उसके बाद हिंदी की प्रथम रचना सभी दृष्टियों से कौन सा है? तो श्राव काचार है। या किन की रचना है? ये देवसेन की रचना है। तो हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सरहप्पा। और हिंदी की प्रथम रचना कौन सा है? तो श्राव काचार है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल से जुड़े एक महत्वपूर्ण तथ्य है। शुक्ल जी पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। यानी शुक्ल जी के अनुसार पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और उनके रचयिता यानी चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। किनके अनुसार? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगर ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? तो चंद्रबरदाई। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? तो चंद्रबरदाई। और हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा। मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए महत्वपूर्ण भी साबित जरूर होगा। अतः आप वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि मैं जब एक नया वीडियो एक और लेकर आऊँ तो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। चलिए, धन्यवाद।